अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ एम आई एलिजिबल टू मेक दिस वीडियो। अब जिनको नहीं पता, आई स्टडी एट सिम्स मेडिकल कॉलेज सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन लाहौर, और ये मेरिट वाइज नंबर 3 पे आता है आफ्टर किंग एडवर्ड इलामा इकबाल। ऑल्दो लास्ट ईयर ड्यू टू सम अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज ये नंबर 4 पे था मेरिट में, क्योंकि RMU का मेरिट सेकंड पे था। खैर, MD कैट में मेरे 175 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, और नम्स में मेरे 141 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। MD कैट में मेरा एग्रीगेट 91.9778 था और नम्स में मेरा एग्रीगेट 94.6% था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई गेन्ड लास्ट ईयर, आई एम मेकिंग दिस वीडियो. The main reason of making this video is to answer all questions which pop up in literally every MD-CAT aspirant's mind. क्योंकि अब से कुछ महीने पहले तक मैं भी इस फेज से गुजर रहा था, इसलिए मुझे आइडिया है कि क्या सवाल एक MD-CAT एस्पायरेंट के दिमाग में उठते हैं. तो आई ट्राई टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस. अगर फिर भी कोई रह जाए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सबसे पहला सवाल ये है कि इज़ पैरेलल प्रेप सेशन इम्पॉर्टेंट? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आपके पास FSC एग्ज़ाम्स के बाद टाइम कम होता है. तो एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद जो होते हैं पैरेलल प्रेप सेशन के बच्चे, वो फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो लोग टेस्टिंग में आ जाते हैं. आपकी मेन तैयारी टेस्ट से ही होती है, तो आप सेशन में जाएं. बेशक आप सेशन में टेस्ट ना दें. मैंने पैरेलल प्रेप सेशन में एक भी टेस्ट नहीं दिया था, सिर्फ मैं जाके लेक्चर लेता था. आप जाके सिर्फ लेक्चर्स नोट करें, और जब एग्ज़ाम्स के बाद आपका टेस्टिंग सेशन शुरू हो जाए तो अपने नोट्स को रीड करें, प्रेप बुक्स को रीड करें, आपकी तैयारी हो जाती है. यही फ़ायदा होता है पहले प्रेप सेशन का. तो मेरे ख्याल से प्रेप सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं FSC के साथ. अगर आप मैनेज नहीं कर रहे, आप बर्डनाइज हो रहे हैं, तो फिर बेशक ज्वाइन ना करें. FSC के बाद एक दफ़ा ही रेगुलर सेशन ज्वाइन कर लें. मेरे लिए, मैंने ज्वाइन किया था और इट वाज़ फाइन फॉर मी, इट वाज़ ओके फॉर मी. अगला सवाल ये आता है कि MD-CAT वर्सेस नम्स का टेस्ट MD-CAT के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है. हमारी दफ़ा भी बहुत इजी था, और ऑल्दो मेरे नम्स में 141 मार्क्स थे आउट ऑफ 150, लेकिन जो नंबर कटे थे वो कटने बनते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत आसान थे. बस वो पहला प्रोफेशनल टेस्ट एक्सपीरियंस था, तो आप सिचुएशन की वजह से ज़रा पैनिक कर जाते हो. कुछ MCQ इस तरह जो आते होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, इस वजह से नंबर कटे थे. ऑल्दो इट वाज़ वेरी ईजी. और अगर हम बात करें तैयारी की, तो MD-CAT और नम्स का सिलेबस तकरीबन सेम होता है. इनफैक्ट जो नम्स का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स कम थे हमारी दफ़ा, लेकिन नम्स टेस्ट के लिए आपको फेडरल की बुक्स लाजमी रीड करनी पड़ती हैं. MD-CAT के लिए डिपेंड करता है कि कौन MD-CAT टेस्ट ले रहा है. अगर तो नेशनल MD-CAT है तो फिर आप सारी बुक्स रीड करेंगे. अगर सिंपल पंजाब का टेस्ट है फिर आप ज़ाहिर है पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे. वो मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी इन दोनों टेस्ट के लिए, उनमें डिफरेंस करके. अगला सवाल ये आता है कि वाई डिड आई चूज़ किप्स. तो किप्स को चूज़ करने की वजह ये थी कि मैं बचपन से वहाँ पे था. यानी बचपन यानी मैट्रिक्स है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने 4 साल किप्स पढ़ा था. सो आई वाज फेमिलियर विद दैट प्लेस, और वहाँ के टीचर्स मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था. ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि एक लेक्चर के दौरान 100 बच्चों की क्लास में टीचर आपको जानता हो, फिर वो ज़्यादा आपको अटेंशन देता है, आपको अच्छे से पढ़ाता है, टेस्ट में आपकी मदद अच्छी हो जाती है. तो इस वजह से मैं किप्स गया था. कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी. मैं पहले एक और जगह पे गया था, लेकिन मैं उस माहौल में नहीं कंफर्टेबल फ़ील कर सका, उस माहौल में नहीं फिट इन हो सका था. इसलिए फिर जब किप्स में क्लासेस शुरू हुई थी मैं किप्स ही आ गया था. तो यही रीज़न थी बस किप्स चूज़ करने की. बाकी आपको ये देखना है कि आपके टीचर्स वहाँ के किस तरह के हैं. जहाँ पे टीचर्स अच्छे हों, जहाँ पे आपको बेहतर समझ आए, जहाँ पे जिस माहौल में आप कंफर्टेबल फ़ील करें, उस जगह को चूज़ करें. उसके बाद ये सवाल आता है कि विच बुक्स शुड यू यूज़ फॉर MD-CAT. तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन से नोट्स यूज़ किए, कौन सी बुक्स यूज़ की, एंड आई ट्राई टू इलेबोरेट द डिटेल्स फॉर एवरी सब्जेक्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी के लिए. बायो के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन इतने कोई ख़ास यूज़फुल नहीं साबित हुए. बायो के लिए मैंने मेनली किप्स की प्रेप बुक को यूज़ किया था, क्योंकि मैं किप्स जा रहा था. तो मैंने किप्स का प्रेप, जो उनकी बुक्स का एक बंडल होता है, उस टाइम पे मेरे ख्याल 6,000 रुपये का था. अब इनकी प्राइस हर साल चेंज होती है, इस साल पता नहीं कितने का. उसमें प्रेप बुक्स होती हैं, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, पास पेपर बुक्स होती हैं. वो बंडल मैंने ख़रीदा हुआ था. उसके अंदर जो बायोलॉजी की प्रेप बुक थी वो मैंने यूज़ की थी बायोलॉजी के लिए. उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें उन्होंने फेडरल की चीज़ों को भी लिखा होता है, पंजाब की चीज़ों को भी लिखा होता है, और भी कुछ बुक्स की चीज़ों को लिखा होता है. तो बायोलॉजी के लिए मैंने किप्स की प्रेप बुक को ही यूज़ किया था. उसमें एडिशन मैंने ये की थी कि मैंने एक दफ़ा खुद फेडरल की जो बायोलॉजी की बुक है उसको, और जो पंजाब की बुक है उसको पढ़कर उनकी वो चीज़ें जो किप्स की प्रेप बुक के ऊपर मेंशन नहीं थी, उनको मैंने खुद उसके ऊपर लिख लिया था. तो इस तरह कॉपी पेस्ट कर लिया था, क्योंकि एंड में इतना टाइम नहीं होता कि आप 3 बुक्स एक साथ पढ़ सको. तो
तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने सिलेबस को, अपने मटेरियल को कंसाइज कर लें एक ही जगह पे। तो मेरे लिए वो एक जगह किप्स की प्रेप बुक थी। तो बायोलॉजी के लिए वो प्रेप बुक वॉज मोर देन इनफ फॉर मी। जब मैंने सारा मटेरियल कंसाइज कर लिया था, उसके बाद ना मुझे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक खोलने की ज़रूरत थी, ना फेडरल की बुक खोलने की ज़रूरत थी। मैं सिर्फ प्रेप बुक को पकड़ता था, उसको ही रीड करता था। प्रेप बुक को रीड किया, अपना लिखा हुआ सामान जो उसके ऊपर था, जो मैंने लिखा था शॉर्ट लिस्ट करके, उसको रीड किया, और बस वो काफ़ी था बायो के लिए। केमिस्ट्री के लिए हमारे किप्स के जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, सर शाबान नाम था उनका। तो वो बोर्ड पे लिखवाते थे, हम उसको नोट कर लेते थे। तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के लिए मैं पंजाब की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक थी उसको रीड करता था, और साथ में अपने नोट्स को रीड करता था। इनफैक्ट जो जो मेरे नोट्स थे वो इतने मेरे लिए यूज़फुल थे कि एंडिंग डेज में आके मैं सिर्फ नोट्स को ही रीड करता था। इवन बुक को भी मैंने छोड़ दिया था, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दो, मतलब जब एंड में आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो पूरे सिलेबस को कवर करने का 1-2 घंटे के अंदर, तो सिंपल मैं अपने नोट्स पकड़ के उसको रीड करता था और सारा सिलेबस कवर हो जाता था। तो केमिस्ट्री के लिए मेरी जो टेक्स्ट बुक थी पंजाब की वो, और साथ मेरे अपने बनाए हुए नोट्स, ये 2 चीज़ें मेरे लिए मोर देन इनफ थी। मैंने फेडरल की बुक भी नहीं पढ़ी केमिस्ट्री के लिए, सिर्फ मैंने पंजाब की बुक पढ़ी थी, अपने नोट्स पढ़े थे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स के लिए आपके नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ़िज़िक्स के नोट्स लाजमी बनाने हैं, लाजमी। आप केमिस्ट्री बायो के बनाए ना बनाए, लेकिन फ़िज़िक्स के नोट्स लाजमी बनाने हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स के जितने फार्मूलाज, डेरिवेशन और सब कुछ होता है वो आपको सब कुछ करना पड़ता है, और वो आपको अपने नोट से ही समझ आती है। तो फ़िज़िक्स के लिए मैंने जो अपने नोट्स थे वो यूज़ किए थे। उसके अलावा मैंने जो किप्स की प्रेप बुक थी वो यूज़ की थी। किप्स की प्रेप बुक इसलिए कि उसमें भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते थे, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी होती थी बॉक्सेस में, तो मैंने इसलिए उसको यूज़ किया था। साथ मैंने अपने नोट्स यूज़ किए थे। उसके अलावा जो पंजाब की बुक थी फ़िज़िक्स की, वो कोई इतनी ख़ास अच्छी थी नहीं। तो उसमें से मैंने बस ये किया था कि जैसे कुछ पैचेस होते हैं, जो साइड इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनमें से बाज़ दफ़ा एमसीक्यू आ जाता है। जैसे हमें नम्स में कुछ एमसीक्यू आए थे साइड इन्फॉर्मेशन से। जैसे एक मेरा ख्याल पता नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में है कि जो ईल होती है, ईल वो पानी में रहती है, उस वो कितने वोल्ट तक अपनी बॉडी को चार्ज कर सकती है, वो 600 वोल्ट था आई गेस। तो इस तरह की साइड इन्फॉर्मेशन भी बाज़ दफ़ा एमसीक्यू में आ जाती हैं। तो मैंने ये किया था कि मैंने इन साइड इन्फॉर्मेशंस को भी बुक से देख देख कर अपने नोट्स के ऊपर छाप लिया था, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने सिलेबस को कंसाइज करना है जितना आप कर सकते हैं, कि इन दी एंड आपको कम से कम बुक्स खोलनी पड़े, क्योंकि आपने इन दी एंड सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं। तो आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप बायो के लिए 3 बुक्स खोलें, केमिस्ट्री के लिए 2 खोलें, फिजिक्स के लिए 4 बुक्स खोलें। तो आप इसलिए अपने मटेरियल को कंसाइज करें। मैंने इसलिए बायो को भी कंसाइज करके सिर्फ एक प्रेप बुक कर ली थी। फिजिक्स के लिए मैंने पंजाब की बुक की सारी इन्फॉर्मेशन उठाकर अपने नोट्स के ऊपर लिख ली थी। तो नोट्स और प्रेप बुक वर मोर देन इनफ। इस तरह केमिस्ट्री के लिए नोट्स और साथ पंजाब की बुक वर मोर देन इनफ। तो इस तरह अपने मटेरियल को कंसाइज कर लें। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का हमें सर लिखवाते थे रूल्स वगैरह, वो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपने। जो इंग्लिश की किप्स की प्रेप बुक है वो करीबन इतनी मोटी बुक है, और उसमें पता नहीं कितने सारे पेजेस हैं, इतने सारे रूल्स हैं, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते। नियरली इम्पॉसिबल है कि सब कुछ याद करो, या आप सिर्फ इंग्लिश करो बाकी सब्जेक्ट्स ना करो तो फिर पॉसिबल है। तो मैंने ये किया था कि मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो मोस्टली पास्ट पेपर्स में आए हुए थे, या जो सर हमें बोर्ड पे लिखवाते थे, उनको मैंने अपने नोट्स पे लिख लिया था, और इन दी एंड मैंने सिर्फ अपने नोट्स ही रीड किए थे। तो मैंने किप्स की प्रेप बुक को नहीं पकड़ा था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपको कि आप इंग्लिश को इतना ज़्यादा टाइम दे सको। तो बाकी जो सिनोनिम्स होते हैं उसके लिए एक पीडीएफ था, ऑल्दो जो एग्ज़ाम में हमें सिनोनिम्स आए थे वो उस पीडीएफ में से बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो सिनोनिम्स में आपने इन दी एंड तुक्के ही मारने होते हैं, और मेरे 3 में से 3 सिनोनिम्स तीनों गलत थे। तो डू नॉट जज, आई स्टिल स्टडी आर सिम्स। खैर, तो ये सीन था सारी बुक्स का जो मैंने यूज़ की थी। और जो मेरे नोट्स हैं या जो मेरी बायोलॉजी की प्रेप बुक है, ये सब अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे। एक अकाउंट है mdcat.exp। हाँ हाँ, मैं अपना मंजन बेच रहा हूँ, mdcat.exp। आप उस पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हार्ड कॉपी अवेलेबल है। आपने जाके ऑर्डर करना है, एक फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और आपको टीसीएस के थ्रू नोट्स रिसीव हो जाएंगे एट योर डोर स्टेप। तो ये सीन है नोट्स का, अगर आपको चाहिए हो तो। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने नोट्स आप खुद बनाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स मेरे चाहिए हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मेरे टाइम पे इन दी एंड, जब क्योंकि हमारा एमडी कैट काफ़ी डिले हो गया था, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो फिर आप किसी सीनियर के नोट्स पकड़ लेते हो, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने ना लिखी हो, किसी और ने लिखी हो, तो आपको फ़ायदा हो जाता है।
तो इस तरह मैंने अपने सीनियर्स नोट्स यूज़ किए थे। अगर आपने मेरे नोट्स लेने हो तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम mdcart.exp। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच प्रैक्टिस बुक्स शुड यू यूज़। तो मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी। उसके अलावा देयर इज़ अ वेबसाइट premed.pk, उसका सब्सक्राइब मैंने किया था। उसकी आई गेस उस टाइम 1000 या 1500 रुपये की सब्सक्रिप्शन थी। उसमें पास पेपर्स के MCQs होते हैं, हर टॉपिक के MCQs होते हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQs होते हैं। तो मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन ली थी। उसमें मैंने कुछ MCQs सॉल्व किए थे। मोस्टली मैंने पास पेपर सॉल्व किए थे और मोस्टली मैंने बायोलॉजी के MCQs सॉल्व किए थे। जो एनिमेलिया वाला चैप्टर है उसके MCQs मैंने सॉल्व किए थे। तो इन शॉर्ट किप्स की प्रैक्टिस बुक्स और premed.pk मैंने यूज़ किए थे MD कार्ड के लिए। अगर मैं अपने MD कार्ड टेस्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। MD कार्ड के अलावा मैंने AMC का टेस्ट दिया हुआ था आर्मी का, उसमें तकरीबन मेरा सब कुछ क्लियर था। जब मैं MD कार्ड दे के बाहर आया था तो मैं यही कह रहा था कि आई एम गोइंग इनटू आर्मी, ये MD कार्ड का टेस्ट मेरा नहीं होने वाला पास, और आई एम नॉट गेटिंग इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वो अल्लाह का शुक्र है कि इन दी एंड हो गया था। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा था क्योंकि हमारा ये UHS MD कार्ड 2022 था, वो इंतहाई घटिया था। बहुत ही घटिया MCQs थे। इसलिए 175 मार्क्स थे मेरे, और अल्लाह का शुक्र है 175 आ गए थे। अब अगर मैं बात करूँ अपने प्रिपरेशन वाले टाइम की, तो अगर कोई MCQ आ जाता था एग्ज़ाम में, कोई प्रैक्टिस टेस्ट में MCQ आया जो कि बहुत मुश्किल है, कोई आके मुझसे कह रहा है कि यार ये किस तरह सॉल्व करना है और मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता था कि यार ये MCQ जो है ये MD कैट में नहीं आएगा, साइड पे कर दो। लेकिन वो बंदा इस टेंशन में होता था कि यार यही MCQ एग्ज़ाम में आना है, बाकी 199 MCQ नहीं आने, यही MCQ आना है। तो ये आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजिटिव था कि यार ये MCQ मेरे से नहीं हो रहा, तो ये MCQ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसे साइड पे कर दो। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इतना भी आपने ये नहीं कि आप अगले एग्ज़ाम में सारे MCQ छोड़ के आए होंगे, ये 200 MCQ एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो मैं ये नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सीन है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपने ऊपर यकीन रखना है। ऑल दो उस MCQ को देख लो, ज़रा टीचरों से पूछ लो, कर लो सॉल्व, लेकिन टेंशन ना लो। जिस दिन आपने टेंशन लेना शुरू कर दी ना और पैनिक कर गए, उस दिन आप फारिग हो। क्योंकि MD कार्ड में जब आप टेस्ट देने जाते हो ना, वहाँ पे इर्द गिर्द जितने बच्चे होते हैं सब टेस्ट दे रहे होते हैं, टाइमर चल रहा होता है कि वो टीचर सर पे घूम रहा होता है कि ये साइन कर दो, वो अब मैं पेपर कर रहा हूँ, वो आके कह रहा है साइन कर। क्यों साइन करूँ यार, ये तो करने दे मुझे, साइन करो, ये करो, ये शीट अलग करके दो। तो आपको वो ना अजीब परेशान कर रहे होते हैं। तो आपने, जो इंसान उन हालात में अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा ना, ख़ुद को पैनिक नहीं होने देगा, वो टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पे पैनिक कर गए हो ना, तो आपको जो आता होगा ना वो भी नहीं कर पाओगे आप। और गुड लक फॉर योर MD कार्ड। अल्लाह करे आप सिम्स से भी ऊपर जाएं, सिम्स से नीचे ना आए। अगर सिम्स में आएंगे तो बहुत ही अच्छा। खैर, गुड लक फॉर योर MD कार्ड एंड यू गॉट इट, डू नॉट वरी। अल्लाह हाफ़िज़।